तो हमने शेड्यूल फार्मर्स प्रोड्यूस डिस्कस कर लिया था। अगर नहीं तो हम एक बार फिर से देखते हैं कि शेड्यूल फार्म प्रोड्यूस जो है वो एपीएमसी यानी एक स्टेट एक्ट था, जो एक स्टेट रेगुलेटरी एक्ट था। एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट, उसके तहत जो एक शेड्यूल प्रोड्यूस यानी कि फार्मर्स जो भी प्रोड्यूस करते हैं उसकी ट्रेड की जा सकती है, उसकी एक लिस्ट जारी की गई थी। तो वो लिस्ट एक बार हम दोबारा दिखा देते हैं। तो ये है वो लिस्ट जिसमें सारी कैटेगरीज दी हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, जिसमें आपको टाइप्स भी आगे दिए हैं, प्रोडक्ट्स दिए हैं उसके। राइस है इसमें, मेज और मेज के प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट इज व्हीट एंड व्हीटन प्रोडक्ट्स, एंड अदर इज द पोल्ट्री फार्म प्रोडक्ट्स, एंड लास्ट इज द एडिबल ऑयल। तो इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा बिल का वो है स्टेट, जो कि सबको पता ही है, एक यूनियन टेरिटरी को बोला गया है, या फिर एक फिजिकल बाउंड्री जो स्टेट नॉर्मल स्टेट होती है उसको ही बोला गया है। एंड दैट इज द नेक्स्ट इज स्टेट एपीएमसी एक्ट, means any state legislation or union territory legislation in force in India by whatever name called, which regulates markets for agriculture produce in state। यानी कि स्टेट एपीएमसी एक्ट जो लागू किया गया था, एपीएमसी एक्ट उसके तहत जो भी स्टेट्स मार्केट यानी मंडी सिस्टम को रेगुलेट करते हैं, उन वो मार्केट्स रेगुलेशन को रेगुलेट करते हैं, उन्हें स्टेट एपीएमसी एक्ट यहाँ पे बोला गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है ट्रेड एरिया, यानी कि वो लोकेशन, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, कलेक्शन और एग्रीगेशन जो जहाँ पे फार्मर्स और ट्रेडर्स खुल के फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं। सो आई वुड लाइक टू कुशल टू इलेबोरेट ऑल दीज पॉइंट्स। प्लीज कुशल, हैंड ओवर टू यू। देखिए, हम आपको एपीएमसी का मतलब बताना चाहते हैं। एपीएमसी एक ऐसी जगह, एक मंडी है। एपीएमसी का मतलब पहले होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। इस जगह किसान जाता है अपना, जैसे उसका धान है, धान वो अपना एमएसपी के प्राइस पे धान जाके इस जगह पे वो बेचता है। तो एमएसपी इस टाइम चल रही है जैसे 1800, 1850 रुपए एमएसपी चल रही है। तो वहां पे वो जाएगा और 1850 पे अगर वो बेचेगा उस पे, तो उसमें उसका एपीएमसी में टैक्स लगता है, सेस लगता है, ट्रांसपोर्ट टैक्स, ट्रांसपोर्ट का टैक्स लगता है, सेस लगता है, स्टेट टैक्स लगता है। तीन चार प्रकार के टैक्स लगते हैं। और वो कमीशन एजेंट को बेचता है। एक एजेंट होता है वहां जो जो किसान से खरीदता है और जिसको खरीदना होता है उसको बेचता है। जो वो कमीशन एजेंट अपना 2.5% का टैक्स लेता है। तो आप समझ लीजिए कि 10 से 15% उसका इस टैक्स में चला जाता है एपीएमसी में। अगर वो बेचना, अभी तक यही था कि किसान सिर्फ एपीएमसी में ही जाकर बेच सकता था। तो उसको एमएसपी से 10%, 10-15% उसमें टैक्स कट के 1700 के आसपास पैसा मिलता था, वो जो अपना धान वो बेचता था वहां पर जाकर। तो और उसको वो पैसा भी जो है 3 से 4 महीने के बाद मिलता था एपीएमसी में, जब वो बेच के आता था। तो इस कारण जब वो उसको 3 से 4 महीने के बाद पैसा मिलेगा तो वो अपना धान फिर से कैसे बोएगा, वो कैसे अपना खेती फिर से करेगा, वो 3 से 4 महीना रुक तो पाएगा नहीं। तो ये सब एपीएमसी की सब दिक्कतें थी। तो इस कारण ये इस एक्ट के इस ये एक्ट हम लोग को ये फैसिलिटी देता है कि सिर्फ हम लोग एपीएमसी में नहीं और कहीं भी इंडिया के किसी भी राज्य में बेच सकते हैं। पहले था कि जिस राज्य में उगा अनाज उसी उसी राज्य में बेचना पड़ता था। बट इस एक्ट के बाद इस ट्रेड, जो लिखा हुआ ट्रेड एरिया मीन्स एनी एरिया ऑफ लोकेशन, इस ट्रेड एरिया के द्वारा हम लोग कहीं भी बेच सकते हैं। मतलब फार्म गेट जहां पे प्रोड्यूस हुआ है उसी के बाहर बेच सकते हैं, कोई भी फैक्ट्री को बेच सकते हैं। अगर फैक्ट्री को जरूरत है सीधे फैक्ट्री को बेच सकते हैं, कोई भी वेयर हाउस में बेच सकते हैं, सिलोज में बेच सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज में, कोल्ड स्टोरेज मतलब भंडारण, जो जो लोग भंडारण करते हैं उनको बेच सकते हैं, और एनी अदर स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेस कहीं भी जाकर बेच सकते हैं। तो इस तरीके से एक हेल्दी कंपटीशन बिल्ड होगा। और हेल्दी कंपटीशन बिल्ड होगा तो एपीएमसी में ऐसा जरूरी नहीं रह जाएगा कि एपीएमसी में जाके बेचें। अगर एपीएमसी में जाके बेचता था तो उसको टैक्स देना पड़ता था, ये सब देना पड़ता था, तो वैसा कुछ सिस्टम नहीं रह जाएगा। तो ये अब किसानों के हित के लिए ही है कि वो कहीं भी जाके बेच सकते हैं। तो इसमें यस और लिखा आ गया बिल्कुल, फ्रॉम। यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे मेंशन भी किया गया है जो कुशल कह रहे थे। सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि फार्मर अपने प्रोड्यूस हर जगह इन ऊपर दर्शाए गए जगहों पर बेच सकते हैं,
लेकिन कुछ चीजें या फिर कुछ जगहें, कुछ एंक्लोजर स्ट्रक्चर्स यहाँ पे इंक्लूड नहीं की गई हैं फॉर एज अ ट्रेड एरिया। यहाँ यानी यहाँ पे फार्मर्स का ट्रेड करना या फिर ट्रेडर्स का फार्मर के साथ ट्रेड करना प्रोहिबिटेड हो जाएगा। तो आई वुड लाइक टू कुशल टू रीड दैट। So it is written here that physical boundaries of physical and of principal market yards, sub-market yards, and market sub-yards managed and run by the market committees formed under each state APMC Act in force in India. इसका मतलब है कि फिजिकल बाउंड्रीज कहीं भी आप जाके इसको बेच सकते हैं। सब मार्केट यार्ड, कोई भी किसी भी प्रकार के मार्केट यार्ड में आप जाके बेच सकते हैं। Private market yards, private market sub-yards, direct marketing collection centers, and private farmer consumer market yards managed by person holding licenses or any warehouses, silos, cold storage, or other structures notified as markets or deemed markets under each state APMC Act in force in India। तो इसमें ये कह रहा है कि प्राइवेट मेंबर्स भी जो है अपना खुद की मंडी खोल पाएंगे और खुद का वेयर हाउस वो लोग लाइसेंस लेके अपना खुद का खोल पाएंगे। तो इसमें ट्रेडर का मतलब है, ट्रेडर मीन्स अ पर्सन हु बायस फार्मर्स प्रोड्यूस बाय वे ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और इंट्रा स्टेट ट्रेड और अ कॉम्बिनेशन thereof, either for self or on behalf of one or more persons for the purpose of wholesale trade, retail, end use, value addition, processing, manufacturing, export, consumption or for such other purpose। तो इसमें इसका ये कहने का मतलब ट्रेडर कोई भी हो सकता है, हम आप भी ट्रेडर हो सकते हैं। यहाँ पर जाकर अपना सीधे डायरेक्ट फार्मर से चाहे तो हम लोग खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर इस तरीके से एंड होता है। यस कुशल, सॉरी मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि वहाँ वेयर फ्रॉम वेयर फार्मर्स ट्रेड प्रोड्यूस में बी अंडरटेकन इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड प्रेमाइसेस इंक्लूजन एंड स्ट्रक्चर्स कंटेनिंग। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो ट्रेड एरिया है उनमें मेरे ख्याल से फिजिकल बाउंड्रीज ऑफ प्रिंसिपल मार्केट यार्ड, सब मार्केट यार्ड एंड मार्केट सब यार्ड मैनेज्ड बाय मार्केट कमिटीज फॉर्म्ड अंडर स्टेट एपीएमसी एक्ट इन फोर्स इन इंडिया विच इज करंटली, उसकी टेरिटरी शायद ट्रेड के लिए यहाँ पे मार्केट की एसोसिएट नहीं की जा रही हैं एंड नीदर ऑफ दीज प्राइवेट मार्केट यार्ड्स एंड ऑल अदर्स। सो आई थिंक कि यहाँ पे स्टेट एपीएमसी की जो मार्केट्स हैं या मंडीज हैं वो जो स्टेट रेगुलेट कर रही है उनकी फिजिकल बाउंड्रीज में शायद अब फार्मर ट्रेड ना कर पाए शायद। नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें तो लिखा है कि कोई भी फ्रीडम ऑफ चॉइस है ना, कहीं भी आप जाके ट्रेड कर सकते हैं, एपीएमसी में भी और चाहे तो बाहर भी भेज सकते हैं। यस, थैंक यू कुशल। तो इस पॉइंट से हमें ये पता चलता है कि हालांकि हमारे इस बिल के अकॉर्डिंग एक नया सिस्टम जरूर आ रहा है ट्रेडिंग का, लेकिन हमें ये भी बताया गया कि फार्मर की ईज के लिए, तो फार्मर की ईज के लिए चॉइस उनके ऊपर छोड़ी गई है कि या तो वो स्टेट एपीएमसी में ट्रेड कर सकते हैं या तो वो नए सिस्टम्स में भी जा सकते हैं, जाकर ट्रेड कर सकते हैं। तो इट इज़ नॉट एन हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर फार्मर्स कि उनको वहीं ट्रेड करना है। ये फार्मर की फ्रीडम है कि वो जहां मर्जी जाएं और ट्रेड कर सकते हैं। तो एंड द अदर अमेंडमेंट्स मेड बाय द गवर्नमेंट विल बी हेल्ड। तो लेट्स कम ऑन चैप्टर 2 विच टेल्स अबाउट द प्रोसीजर, जहाँ पे फार्मर की फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ प्रोड्यूस, यानी कि फार्मर कि ट्रेड फार्मर और ट्रेडर उन जगहों पे ट्रेड एरिया में किस तरह से ट्रेड करेंगे, उसका क्या प्रोसीजर रहेगा पूरा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एनी फार्मर ट्रेडर और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एंड ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म्स shall have the freedom to carry out inter or intra-state trade and commerce in farms produced in trading area। इसमें ये सही तरह से बोला गया है कि यहाँ पे फार्मर्स को और ट्रेडर्स को यहाँ और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में भी इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट पूरा ट्रेड करने की फ्रीडम दी गई है सबको। नेक्स्ट इज एनी ट्रेडर में एंगेज इन इंटर और इंट्रा स्टेट ऑफ scheduled farm produce with a farmer or another trader in a trade area। यानी कि कोई भी ट्रेडर या तो फार्मर से डायरेक्टली खरीद सकता है या किसी और ट्रेडर से भी वो बाय कर सकता है, बट
यहाँ पे प्रोविजन है कि प्रोवाइडेड दैट नो ट्रेडर एक्सेप्ट द फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस और एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी shall trade in any scheduled farms produce unless such trader has a permanent account number allotted under the Income Tax Act 1961 or such documents as notified by the central government. यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी परमानेंट अकाउंट नंबर अलॉटेड इनकम टैक्स अथॉरिटी से वहां से इसका इस मतलब यही है उनके अलावा कि कोई भी इंसान जिसके पास पैन कार्ड है वो इस ट्रेड में शामिल हो सकता है, वो फार्मा से ट्रेड कर सकता है। बस पैन कार्ड की जरूरत है आपको, और किसी भी तरीके का रेगुलेशन नहीं है। इतना इजी कर दिया गया है इस एक्ट के द्वारा ट्रेड करना। तो यहाँ पे या तो बेसिकली हर एक को फ्रीडम दी जा रही है ट्रेड करने की। तो नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट में इफ इट इज इन द ओपिनियन दैट इज इट इज नेसेसरी एंड expedient in the public interest so to do prescribe a system for electronic registration for a trade modalities of trade transaction and mode of payment of schedules farm produce in a trade area। तो अगर गवर्नमेंट को लगा नेसेसरी तो वो दूसरे पब्लिक इंटरेस्ट से जाते हुए वो दूसरे सिस्टम फॉर इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडर एंड मॉडलिटीज ऑफ ट्रेड ट्रांजैक्शन और पेमेंट मोड भी चला सकती है। यानी फार्मर्स के इंटरेस्ट का भी यहाँ पे साथ में कंज्यूमर के इंटरेस्ट का भी पूरा यहाँ पे ध्यान रखा गया है। नेक्स्ट इज every trader who transacts with the farmer shall make a payment for traded scheduled farm produce on the same day or within maximum 3 working days if procedurally so required, subject to the condition that the receipt of delivery mentioning the due payment amount shall be given to the farmer on the same date। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो है गवर्नमेंट ने इस बिल में पास किया है कि फार्मर को जो भी प्रोड्यूस उससे लिया जाएगा, फार्मर से ट्रेडर जो प्रोड्यूस उनसे खरीदेंगे, उनकी पेमेंट उन्हें या तो उसी दिन करनी पड़ेगी या तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर उन्हें उस ट्रेड प्रोड्यूस की पेमेंट करनी ही पड़ेगी। यानी फार्मर के लिए ये और इजी बात हो गई है रादर देन एपीएमसी सिस्टम, जहाँ पे फार्मर की इनकम अटक जाती थी कई बार। अब फार्मर की इनकम अश्योरिटी पूरी दी जा रही है गवर्नमेंट से कि 3 दिन के अंदर अंदर फार्मर की पेमेंट आ जाएगी। Provided that the central government may prescribe a different procedure of payment by farmer produce organization or agriculture cooperative society or whatever name called linked with the receipt of the payment from the buyers। अब यहाँ पे गवर्नमेंट अगर जरूरत पड़े तो कोई और मोड ऑफ पेमेंट भी जारी कर सकती है। नेक्स्ट है any person other than individual having a permanent account number allotted under the Income Tax Act 1961 or such document as may be notified by the central government or any farmer producer organization or agriculture cooperative society may establish and operate an electronic trading and transaction platform for facilitating interstate or intrastate and commerce of scheduled farms produce in trade area। यानी कि यहाँ पे जो ऑनलाइन ट्रेडिंग की बात हमने यहाँ पे की जा रही है, एक नया ई ट्रेडिंग की जो प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, तो वहाँ पे कोई भी आदमी अदर देन एनी इंडिविजुअल जिसके पास एक परमानेंट अकाउंट नंबर अलॉटेड बाय द इनकम टैक्स एक्ट है या फिर और भी कोई डॉक्यूमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वायर्ड है यहाँ, और फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन और एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो अपना एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी कर सकते हैं। Provided that the person establishing and operating an electronic trading and transaction platform shall prepare and implement the guidelines for fair trade practices such as mode of trading, fees, technical parameters including interoperability with other platforms, logistics arrangements, quick quality assessments, timely payment, dissemination of guidelines in local language of the place of operation of the platform and such other matters। यानी कि यहाँ पे जो भी इस अपने एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म को यहाँ पे लाना चाह रहा है, उसे फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, उसकी गाइडलाइंस जो है जिसमें मोड ऑफ पेमेंट या फिर मोड ऑफ ट्रेडिंग और फी, टेक्निकल पैरामीटर्स, इन सबको इंक्लूड करते हुए उसे सारी डिटेल्स सबमिट करनी होंगी, तभी उसका सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाएगा बाय गवर्नमेंट। नेक्स्ट कुशल, आप आगे रीड कर दीजिए। If the central government is of the opinion that it is necessary and expedient
in public interest to do. कुशल, I'm sorry for the delay. So I was saying that if the central government is of the opinion that it is necessary and expedient in public interest to do so, it may, for electronic trading platforms by rules, specify the procedures, norms, manner of registration, and specify the code of conduct, technical parameters including interoperability with other platforms and modalities of trade transaction, including logistics arrangements and quality assessment of scheduled farmers' produce and mode of payment, for facilitating fair interstate and intrastate trade and commerce of scheduled farmers' produce in a trade area. तो इसका मतलब ये है कि जब जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का मतलब वही हुआ जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट हुआ वही चीज मतलब हुआ उसका कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इसमें सरकार प्रोसीजर नॉर्म्स एंड मैनर ऑफ रजिस्ट्रेशन मतलब सब कुछ लीगली तरीके से सही तरीके से सब कुछ यहाँ स्पेसिफाई कर देगी और कोड ऑफ कंडक्ट कैसे ये सब पेमेंट होना है कैसे खरीदना बेचना सब कुछ होना तो सिक्योरिटी भी रहेगी इसमें और किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो इसमें 6 पॉइंट में लिखा है नो मार्केट फी or cess or levy by whatever name called under any state APMC Act or any other state law shall be levied on any farmer, trader or electronic trading and transaction platform for trade and commerce in scheduled farmers produce in a trade area। तो इसका मतलब ये है कि APMC में जो मैंने आपको बताया था कि 5% सेस लगता है, टैक्स लगता है, वो चीज इस ट्रेड एरिया में नहीं लगेगा। जो ट्रेड एरिया बताया गया है कि कहीं भी आप बेच सकते हैं, ऑनलाइन बेच सकते हैं, जाके फार्म गेट पे या कोल्ड स्टोरेज में बेच सकते हैं, तो यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। जो चीज एपीएमसी में लगती है 1850 रुपए का, जैसे अगर वो है उसका धान, तो जब उसमें टैक्स लगा दे आदमी 5-10% तो उसको 1700 के आसपास ही मिलता था। बट जब सरकार ने सारे ट्रेड एरिया में खोल दिया है, परमिशन दे दिया है ट्रेड करने का, तो वहां टैक्स नहीं लगेगा, उसको पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। इसमें यही 6 पॉइंट में इसका मतलब ये हुआ। 7 पॉइंट इज दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट में थ्रू एनी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन develop a price information and market intelligence system for farmers produce and a framework for dissemination of information relating thereto। इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक मार्केट होता है, जैसे उसमें होता है कि स्टॉक इतने का बिक रहा है, इतने का खरीद रहा है, तो वही सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट फार्मर्स प्रोड्यूस के लिए एक बनाएगी कि यहाँ पे जैसे किसान अपना उसके पास 100 किलो आलू है, तो वो अपना मोबाइल में वो ऐप खोलेगा, उसमें वहां बोली लगा देगा कि हम इतने रुपए का 100 किलो आलू बेच रहे हैं, और जो खरीदने वाला होगा वो वहां से उसको खरीद लेगा ऑनलाइन। तो यही सिस्टम वही मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम फॉर फार्मर्स प्रोड्यूस ये सिस्टम गवर्नमेंट बनाएगी। सेकेंड पॉइंट में ये द सेंट्रल गवर्नमेंट में रिक्वायर एनी पर्सन ओनिंग एंड ऑपरेटिंग एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एंड ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड information regarding such transaction as may be prescribed। Explanation for the purpose of this section, the expression central government organization includes any subordinate or attached office, government owned or promoted company or society। Tanish, your mic is off। Sorry for that। तो यहाँ पे हमारे 6th पॉइंट में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज बताई गई है जो फार्मर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनपे, जैसे कुशल ने बताया, कोई भी फी, कोई भी सेस या फिर कोई भी दूसरी तरह के जो 5 तरह के जो टैक्स लगते थे, 5 तरह के सेस लगते थे, वो नहीं लगाए जाएंगे इस ट्रेड एरिया के अंडर। तो फार्मर्स को उनके आमदन का मैक्सिमम मेजॉरिटी हिस्सा फार्मर्स को मिलेगा। नेक्स्ट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया 7th के 2 सब पार्ट्स में, यहाँ पे ये भी फिर एमएसपी की तरह ही है, बट इट एक्चुअल में ये एक लाइव जो प्राइस है वो फार्मर को पता लग जाएंगे, एंड देन ही कैन सेल
द बेस्ट ही वांट्स, जो फार्मर को सबसे अच्छा लगे, किसान को सबसे अच्छा लगे, अब किसान उसमें ही बेच सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं चैप्टर 3 पे, जहाँ पे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात की गई है कि अगर फार्मर और ट्रेडर के बीच में कोई भी डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है, तो उसे रिजॉल्व करने का क्या तरीका गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन द फार्मर एंड द ट्रेडर अंडर सेक्शन 4। सेक्शन 4 जो हमने आपको बताया था यहाँ पे, जो बात करता है कि फार्मर के ट्रेड और प्रोड्यूस की प्रोसीजर क्या रहेगा। उसके तहत अगर फार्मर और ट्रेडर के बीच में कोई भी अगर मुद्दा खड़ा हो जाता है, यहाँ पे अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है, so the parties can may seek mutually acceptable solution through conciliation by filing an application to subdivisional magistrate, who shall refer such a dispute to a conciliation board to be appointed by him for facilitating the binding settlement of dispute। यहाँ पे अगर किसान और एक ट्रेडर के बीच में कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है, तो उसको उसकी एप्लीकेशन सब डिविजन मैजिस्ट्रेट या उस जगह उस एरिया के सब डिवीजन के सब डिविजन मैजिस्ट्रेट को उस डिवीजन के सब डिविजन मैजिस्ट्रेट को वो बात उस फाइल की एप्लीकेशन जाएगी, और फिर वो सब डिविजन मैजिस्ट्रेट एक कंसिलिएशन बोर्ड अपॉइंट करेंगे जो कि उनका मैटर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है, एवरी बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन अपॉइंटेड बाय द सब डिविजन मैजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 1 shall consist a chairperson and such members not less than 2 and not more than 4 as subdivision magistrate may fit deem। तो एक बोर्ड ऑफ काउंसिल में एक चेयरमैन इलेक्ट होगा, और 2 से कम मेंबर्स और 4 से ज्यादा मेंबर्स नहीं किए जा सकते। बाकी जैसा दो सब डिविजन दो, मैजिस्ट्रेट को दो मेंबर अच्छा ट्रेड लगता है। जैसे वो जो बोर्ड बनेगा उसमें दो मेंबर ट्रेडर की तरफ से होगा, दो मेंबर फार्मर की तरफ से होगा और एक चेयरपर्सन होगा। तो ये पांचों लोग बिल्कुल मिलके एक सहमति एक एग्रीमेंट पे आ सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो नेक्स्ट इसमें बताया कि जो चेयरपर्सन है, उसका वो कौन रहेगा, उसको मतलब चेयरपर्सन को अब जो पोस्ट है वो किसको दी जाएगी। सो चेयरपर्सन शैल बी एन ऑफिसर सर्विंग अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द सब डिविजन मैजिस्ट्रेट, and other members shall be person appointed in equal number to represent the parties to the dispute, and any person appointed to represent a party shall be appointed on the recommendation of the party। यानी कि जो भी चेयरपर्सन है वो सब डिविजन मैजिस्ट्रेट के सुपरविजन और कंट्रोल के अंडर होगा। यानी कि जो भी चेयरपर्सन है वो एक गवर्नमेंट सर्विंग ऑफिसर होगा, और अनबायस्ड डिसीजन लेने के लिए सब डिविजन मैजिस्ट्रेट के कंट्रोल के अंडर रहेगा वो। नेक्स्ट है कि जो पार्टी के पर्सन रहेंगे, उन वो अपॉइंट कैसे किए जाएंगे। तो पार्ट जो दो डिफरेंट पार्टी है, जो फार्मर है और ट्रेडर है, वो अपने हिसाब से अपने 2 मेंबर्स या फिर 4 मेंबर्स तक बुला सकते हैं, ताकि आगे जाकर उनका सहमति हो सके और डिस्प्यूट सॉल्व हो सके। नेक्स्ट इज प्रोवाइडेड दैट इफ पार्टी फेल्स टू मेक सच रिकमेंडेशन विद इन 7 days, द सब डिविजन मैजिस्ट्रेट शैल अपॉइंट सच पर्संस एज ही थिंक्स फिट टू रिप्रेजेंट द पार्टी। यानी कि अगर कोई भी किसान या फिर कोई भी ट्रेडर अगर सब डिविजन अगर अपना पार्टी के आदमी बुलाने में सक्षम ना रहा 7 दिन तक, हफ्ते के अंतर्गत अगर वो सक्षम ना रहा, तो सब डिविजन मैजिस्ट्रेट जो है वो पार्टी के लिए मेंबर्स को अपॉइंट किए, वो पार्टी के मेंबर्स को अपॉइंट करेंगे। Next is where in respect of any dispute a settlement is arrived at during the course of conciliation proceedings, a memorandum of settlement shall be drawn accordingly and signed by the parties to such dispute, which shall be binding upon the parties। यानी कि अब जब डिस्प्यूट सॉल्व हो जाता है, तो एक मेमोरेंडम लिखा जाएगा जहां पे उन पार्टीज की सेटलमेंट के बारे में एक मेमोरेंडम लिखा जाएगा, जहां पे दोनों पार्टीज के सिग्नेचर चाहिए, ताकि दोनों पार्टीज अगर किसी एक पार्टी को पेनल्टी भरनी पड़ी, तो उसके लिए लीगल डॉक्यूमेंटेशन का प्रूफ है। Next is, if the parties to the transaction under subsection 1 are unable to resolve the dispute within the 30 days in a manner to set out this section, they may approach to subdivision magistrate concerned, who shall be the subdivisional authority for the settlement of such dispute।
तो यहाँ पे कहा गया है अगर पार्टीज के द्वारा डिस्प्यूट सेटल ना हुआ 30 दिन के अंदर अंदर, तो सब डिविजन मैजिस्ट्रेट को के पास अप्रोच की जा सकती है, जो बाद में अपने हिसाब से जो भी उन्हें सही लगे इंसाफ करेंगे। आगे है सब डिविजनल अथॉरिटी ऑन इट्स ओन मोशन और अ petition or the reference from any government agency take cognizance of any contravention of the provisions of section 4 and or rules made there under and take the action under subsection 7। यानी कि जो सब डिविजनल अथॉरिटी है, यानी सब डिविजन मैजिस्ट्रेट है, जो वो गवर्नमेंट के किसी भी एजेंसी के रेफरेंस से जो डिस्प्यूट है उसका कॉग्निजेंस लेकर सेक्शन 4 के रूल्स जहाँ जो बनाए गए हैं, या फिर सेक्शन या फिर कोई भी और रूल्स अगर बनाए जाएंगे उस सेक्शन के अंडर, तो उनको ध्यान में रखते हुए उन्हें फैसला लेना होगा। एंड दैट इज द सब सेक्शन 7 which is talks about the subdivision authority shall decide the dispute or contravention under this section in a summary manner within 30 days from the date of its filing, and after giving parties an opportunity of being heard, he may pass an order for the recovery of the amount under dispute, impose a penalty as stipulated in subsection 1 of section 11, or pass an order for restraining the trader in dispute from undertaking any trade and commerce of scheduled farm produce directly or indirectly under this act for such period as it fit deems। तो अगर यहाँ पे कोई भी पार्टी दोषी ठहराई जाती है, तो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट यानी सब डिविजनल अथॉरिटी एक ऑर्डर पास करती है कि जो भी अमाउंट उसके लॉस में गया है तो उसको वो रिकवर कर सकें, या फिर उन पे पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है सब सेक्शन 11 के तहत, और एक ऑर्डर पास किया जा सकता है कि इस टाइम पीरियड के लिए, इतने ड्यूरेशन के लिए उन्हें ट्रेड करने की कोई उन्हें ट्रेड करने का राइट उनसे ले लिया जाएगा। नेक्स्ट I would like Kushal to read the next points. Any party aggrieved by the order of the sub-divisional authority may prefer an appeal before the authority, collector or additional collector nominated by the collector. Within 30 days of such order, who shall dispose of the appeal within 30 days from the date of filing of such appeal। इसका मतलब है कि जो एसडीएम ने दोषी जिसको ठहराया होगा या फाइन लगाया होगा और उसको वो चीज नहीं समझ में आई, तो वो कलेक्टर के आगे जाकर अपील कर सकता है और कलेक्टर अपना फैसला 30 दिन के अंदर बता देगा। तो 9th है, एवरी ऑर्डर ऑफ द सब डिविजनल अथॉरिटी और एपेलेट अथॉरिटी अंडर दिस सेक्शन शॉल हैव फोर्स ऑफ द डिक्री ऑफ अ सिविल कोड and shall be enforceable as such, and decretal amount shall be recovered as arrears of land revenue। इसका मतलब है कि जो सब डिविजनल अथॉरिटी है, मतलब एसडीएम या कलेक्टर, उसके पास सिविल कोर्ट के बराबर पावर होगी, फोर्स ऑफ डिग्री ऑफ द सिविल कोर्ट, मतलब सिविल कोर्ट के बराबर उन लोग के पास अथॉरिटी है कोई भी फैसला सुनाने की। The manner and procedure for filing a petition or an application before the subdivisional authority and appeal before the appellate authority shall be as may be described। 9th, number 1, the Agriculture Marketing Advisor, Directorate of Marketing and Inspection, Government of India or an officer of the state government to whom such powers are delegated by the central government in consultation with the respective state government may on its own motion or on a petition or on the reference from any government agency take cognizance of any breach of the procedures, norms, manner of registration and code of conduct, or any breach of the guidelines for fair trade practices by the electronic trading and transaction platform established under section 5 or contravenes the provisions of section 7, and by an order within 60 days from the date of receipt for the reasons to be recovered, he may pass an order for the recovery of the amount the agriculture market। इसमें ये कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे सकती है कि कोई भी
कोई भी बाय एन ऑर्डर विद इन 60, कोई भी रीजन से जो भी अपील हुई है उसके 60 दिन के अंदर वो ऑर्डर पास कर सकता है, अमाउंट पेबल टू द फार्मर सर, इम्पोज अ पेनल्टी एंड सस्पेंड फॉर सच। ये वाला पॉइंट तनिष आप प्लीज एक्सप्लेन कर सकते हैं? जी, जी, बिल्कुल। तो यहाँ पे उन्होंने इस पॉइंट में 9th से उन्होंने बताया है, फॉर द सस्पेंशन और कैंसलेशन ऑफ राइट टू ऑपरेट इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एंड ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म, यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म में किस किस ब्रीच के तहत, यानी कि अगर कोई भी यहाँ पे जो रूल्स इन्होंने दिए हैं कि अगर कोई भी प्रोसीजर, नॉर्म, मैनर ऑफ रजिस्ट्रेशन या फिर कोड ऑफ कंडक्ट या फिर किसी भी गाइडलाइंस जो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट जाती है या फिर उसको ब्रीच, उसका पालन ना किया जाए, फेयर ट्रेड प्रैक्टिस के पालन ना किया जाए, तो यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट या फिर वो अपॉइंट करती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट को पावर देती है कि आप नियुक्त कीजिए कोई भी ऐसा ऑफिसर, या तो वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग एडवाइजर हो सकता है या डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग इंस्पेक्शन भी हो सकता है, या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कोई भी जिस गवर्नमेंट ऑफिसर जिसे पावर्स दी जाती हैं, ताकि वो अ, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो सिप के उस ट्रांजैक्शन के होते हुए, उस ट्रांजैक्शन के ऐसा होने के मतलब ऑनलाइन 60 दिन के प्लेटफॉर्म पे कोई अंदर फ्रॉड अंदर। होगा तो उसके लिए है ये? मेरे ख्याल जी, 4 मिनट बिल्कुल। बचे हैं अभी, तो हम हाँ जी लोग सर। कैसे करें? मतलब अभी चेक कंटिन्यू रखें इसको? बस सर ये 9th पॉइंट खत्म हो जाता है, इसके बाद हम नेक्स्ट मीटिंग में अगले बाकी बाकी बचे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देंगे। मुझे लगता है कि अगले में बाकी हो भी जाएगा, बाकी बिल खत्म हो जाएगा अगले बिल मीटिंग में। ठीक। तो यहाँ पे ऑनलाइन ट्रेडिंग में अगर कोई भी फ्रॉड होता है, उसमें उसके ट्रांजैक्शन के 60 दिन के अंदर अंदर उस यहाँ पे उस ऑफिसर को यहाँ पे एक सजा देनी होगी, कुछ भी दिया जा सकता है, या तो वो अमाउंट जो कि है फार्मर और ट्रेडर का जिनका लॉस हुआ है वो या तो पेएबल होगा, या फिर अगर कोई भी पेनल्टी दी जाएगी उसे सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 11 में, और या फिर उन्हें कुछ भी ट्रेड करने के लिए उनका राइट ले लिया जाएगा फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। Next is that कि provided that no order for recovery of amount, imposition of penalty or suspension or cancellation of the right to operate shall be passed without giving the operator of such electronic trading and transaction platform an opportunity of being heard। यहाँ पे कहा गया है कि अगर कोई भी पेनल्टी या फिर कोई भी सस्पेंशन राइट या फिर कोई भी अमाउंट रिकवर करने से पहले हर पार्टी की बात सुनी जाएगी, चाहे वो फार्मर हो, ट्रेडर हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के ओनर हो, या फिर उसे हेल्ड करने वाली, उसे चलाने वाली कोई भी एजेंसी हो, उसको अपनी बात रखने का, हर एक को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। Every order made under subsection 1 shall have force to the degree of civil court and shall be enforceable as such, and the decretal amount shall be recovered as assets of land revenue। तो यहाँ पे कहा गया है कि डिक्री, जो भी ऑर्डर पास किए जाएंगे वो सिविल कोर्ट के फैसले जितने फैसले का रखते हों, फैसले का दर्जा रखते होंगे, और उन्हें जो भी अमाउंट वो रिकवर किया जाएगा दैट विल बी फ्रॉम द, उन्हें फार्मर के लैंड पेंडिंग लैंड रेवेन्यूज में भी डाला जा सकता है। तो सर आप मीटिंग एंड कर दो, हम नई मीटिंग से शुरू कर देंगे, और मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि अगली मीटिंग में इस बिल को हम पूरी तरह से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है बेटा।